मेरा बेटा जापान यूं ही नहीं गया था। मैंने जमीन गिरवी रखी, लोगों के ताने सहे, रात रात भर जागा, क्योंकि मैं चाहता था कि वह सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं बल्कि कुछ सीख कर लौटे। और जब वह इस गांव में कदम रखेगा तो लोग समझेंगे कि पढ़ाई क्या होती है और विकास सिर्फ नारे नहीं बल्कि काम से आता है। पंकज, बातें तो तू ऐसी कर रहा है जैसे तेरा बेटा जापान से सीधे हमारे गांव का नक्शा बदल देगा। लेकिन लोग यह भी देख चुके हैं कि बाहर पढ़ने गए लड़के यहाँ की मिट्टी भूल जाते हैं। तो जरा साफ साफ बता, ये होनहार बेटा आखिर कब आ रहा है, या ये भी कोई दूर का सपना ही है? परसों आ रहा है, बिल्कुल परसों। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, मैंने खुद टिकट देखा है। और उस दिन तुम सब अपनी आंखों से देखोगे कि मेरा बेटा सिर्फ सूट बूट पहनने नहीं बल्कि इस गांव के लिए कुछ करने का इरादा लेकर लौट रहा है। अच्छा, तो परसों इंतजार रहेगा, क्योंकि जब उम्मीदें इतनी ऊंची हों तो गिरने की आवाज भी जोर की होती है। और गांव वाले सब कुछ याद रखते हैं, चाहे वह काम हो या वादा, और वादों का हिसाब यहाँ बड़े ध्यान से लिया जाता है। मैं जानता हूं लोग क्या सोचते हैं, लेकिन अगर एक बाप अपने बेटे पर भरोसा नहीं करेगा तो फिर यह भरोसा कहीं नहीं बचेगा। और अगर वह असफल भी हुआ तो मैं खुद उसकी जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि सपना देखना गुनाह नहीं होता, गुनाह होता है कोशिश न करना। धूल भरी सड़क के किनारे बने उस पुराने बस स्टॉप पर जब पंकज जी और बटरू खड़े होकर ललन के आने का इंतजार कर रहे थे, तब उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पंकज जी जानते थे कि आज ललन सिर्फ सामान लेकर नहीं बल्कि गांव की उन तमाम बंदिशों और तानों के खिलाफ अपनी जिद का आखिरी हथियार लेकर लौटने वाला है। तू जब बस से उतरा तो पूरा गांव ठिठक गया, और मैं यह सोचकर कांप उठा कि जिन उम्मीदों को लेकर मैंने तुझे जापान भेजा था, जिन सपनों को मैंने लोगों के सामने सीना तान कर बताया था, कहीं वे सब आज मेरे ही सामने सवाल बनकर खड़े ना हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू साफ साफ बताए कि वहां पढ़ाई कैसी रही और तू क्या बनकर लौटा है। फादर जी, आप अभी भी यह मानकर चल रहे हैं कि पढ़ाई सिर्फ किताबों, सिलेबस और डिग्री का नाम है, जबकि मेरी समझ में दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। जापान में मैंने देखा कि लोग जिंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे अपने मन की सुनते हैं। और सच कहूं तो मैंने वहां पढ़ाई पर समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए एक्सपीरियंस और फ्रीडम ज्यादा जरूरी थे। तू ये कैसे कह सकता है कि पढ़ाई समय की बर्बादी है, जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई, अपनी इज्जत और अपने रिश्ते सब कुछ दांव पर लगाकर तुझे बाहर भेजा था और गांव के हर आदमी से यह कहा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर लौटेगा और हमारे हालात बदलेगा। क्या तुझे जरा भी अंदाजा है कि आज मेरे दिल पर क्या बीत रही है? फादर जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप बस अपनी उम्मीदें मुझ पर थोप रहे हैं। जनजीत के बच्चों को इस तरह कंट्रोल नहीं किया जाता। हमें अपने फैसले खुद लेने होते हैं, और अगर आप मुझे पुराने नियमों में बांधेंगे तो मैं घुट जाऊंगा, क्योंकि आज की दुनिया में सवाल पूछना और अलग सोचना गुनाह नहीं है। ये जनजी, जनरेशन और आजादी की बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं, क्योंकि मैंने तो तुझे मेहनत, जिम्मेदारी और संस्कार सिखाए थे। और अगर आज तू ये कह रहा है कि सब बेकार है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने तुझे पढ़ाने के बजाय तुझसे अपना बेटा ही कहीं खो दिया है। फादर जी, आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या बनना चाहता हूं। आपने बस यह तय कर लिया कि समाज क्या चाहेगा और लोग क्या कहेंगे, और यही वजह है कि आज आप निराश हैं। लेकिन मैं खुद को दोषी नहीं मानता, क्योंकि मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। आज पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा है कि मेरा बेटा विदेश से लौटकर आया जरूर है, लेकिन वह समझ, जिम्मेदारी और अपनापन वहीं छोड़ आया है। और अब मुझे इस गांव के सामने कैसे खड़ा होना है, यह सोचकर मेरी आत्मा तक शर्म से झुक रही है। भैया, सच कहूं तो आपको इतने दिनों बाद सामने देखकर मन में खुशी भी है और थोड़ा डर भी, क्योंकि गांव में हर कोई आपके बारे में कुछ न कुछ बोल रहा है। कोई आपको बहुत आगे का इंसान बता रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि आप बिल्कुल बदल गए हो। इसलिए मैं खुद आपसे जानना चाहता हूं कि जापान की जिंदगी ने आपको अंदर से क्या बना दिया है। बटरू, तू पहले अपनी शक्ल सूरत पर ध्यान दे।
क्योंकि अगर तूने अब भी अपने बाल नहीं कटवाए तो कुछ दिनों में तेरे सिर पर इतना जंगल उग जाएगा कि हवा भी रास्ता ढूंढते ढूंढते थक जाएगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और यह बात मैं मजाक में नहीं कह रहा, बल्कि यह समझाने के लिए कह रहा हूं कि आज के जमाने में प्रेजेंटेशन भी उतना ही जरूरी है जितनी सोच। नहीं भैया, ये मेरे लिए सिर्फ बाल नहीं है बल्कि मेरी पहचान है, और हर कोई आपकी तरह विदेश जाकर खुद को साबित नहीं कर सकता। यहाँ गांव में रहकर भी आदमी कुछ कर सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि अब आगे आपका क्या प्लान है, क्योंकि पिताजी ने पूरे गांव में आपके आने को किसी बड़े बदलाव की तरह बताया है। अरे बदलाव की बातें छोड़ो, काम क्या करेगा ये लड़का? जापान जाकर कोई किताबें तो पढ़ी नहीं होंगी और यहाँ आकर यही करेगा जो आजकल के लड़के करते हैं, दिन भर घूमना, बड़ी बड़ी बातें करना और आखिर में बेरोजगार रहना। फर्क बस इतना होगा कि इसके पास विदेश की कहानियां होंगी और काम के नाम पर सन्नाटा। चाचा जी, आपसे एक बात साफ कह दूं, आपने ना मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, न मेरी जिंदगी की मेहनत देखी, और न ही यह तय करने का अधिकार आपको है कि मैं क्या करूंगा या क्या नहीं। इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरे भविष्य पर फैसला सुनाने से पहले अपने घर की हालत और अपने बच्चों की दिशा पर ध्यान दें, क्योंकि मैं जापान जाकर लौटा हूं सिर्फ ताने सुनने के लिए नहीं। भैया, गुस्सा करना आसान है, लेकिन गांव के लोग ऐसे ही हैं। ये तब तक बोलेंगे जब तक आपको कुछ करते हुए नहीं देखेंगे। इसलिए अगर आप सच में कुछ अलग करना चाहते हो तो पहले पिताजी को संभालिए और फिर ऐसा काम कीजिए कि यही लोग कल आपकी मिसाल दें। बटरू, मुझे लोगों की जुबान से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना उस सोच से पड़ता है जो हर नई चीज को पहले ही नकार देती है। लेकिन एक बात तय है कि मैं यूं ही खाली बैठकर अपनी जिंदगी को साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा, चाहे मुझे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। दोपहर की धूप ढलते ही चौपाल पर बैठे गांव वालों की जुबानें तेज हो गईं, क्योंकि पंकज और उसके बेटे ललन का नाम आते ही लोगों को हंसी, ताना और चुगली का नया मसाला मिल गया था और हर कोई अपनी अपनी समझ से उनकी जिंदगी का हिसाब लगाने लगा। अरे भाई, याद है कैसे पंकज पूरे गांव में ढोल पीट रहा था कि उसका बेटा जापान पढ़ने गया है और लौटकर ऐसा काम करेगा कि गांव का नक्शा बदल जाएगा। और आज हालत यह है कि वही लड़का दिन भर गलियों में घूमता दिखता है, न नौकरी की खबर, न काम का नाम, बस कपड़ों और हेयर स्टाइल से खुद को बहुत बड़ा समझता फिरता है। मैंने तो पहले ही बोला था कि बाहर भेज देने से अकल नहीं आती। कई बार तो बच्चे वहां जाकर और बिगड़ जाते हैं। अब ललन को ही देख लो, पढ़ाई का कोई असर नहीं दिखता। उल्टा ऐसा बोलता है जैसे बेरोजगारी भी कोई आधुनिक हुनर हो। और पंकज अब भी आंखों में सपने लिए घूम रहा है। मुझे तो पंकज जी पर ही ज्यादा तरस आता है, क्योंकि उसने अपनी जमीन तक बेच दी थी बेटे को बाहर भेजने के लिए, और बदले में उसे सिर्फ यह सुनने को मिल रहा है कि पढ़ाई तो जरूरी नहीं थी, जापान तो घूमने की जगह है। अब बताओ, ऐसे बेटे पर कौन भरोसा करेगा? और सबसे मजेदार बात यह है कि पंकज अब भी गांव को समझा रहा है कि उसका बेटा कुछ बड़ा करने वाला है। अरे भाई, बड़ा करने के लिए पहले कुछ करना भी तो पड़ता है। यहाँ तो न खेत में जाता है, न किसी दुकान पर काम सीखता है। फिर बड़े सपने किस आधार पर देखे जा रहे हैं? गांव का नियम बड़ा सीधा है, जो कमाता है वही इज्जत पाता है, और जो खाली बैठा है उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, चाहे वह जापान से ही क्यों न लौटा हो। और पंकज को यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना उसके लिए अच्छा होगा। हंसी की बात यह है कि पंकज जी को अब भी लगता है कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन यहाँ समय नहीं, मेहनत सब तय करती है। गांव की चौपाल पर उड़ाए गए तानों की आग जब पंकज के कानों तक पहुंची तो वह चुपचाप उन्हें भीतर दबाए घर लौटा, और उसी दबे हुए गुस्से, अपमान और टूटती उम्मीदों के साथ उसने ललन को सामने वह सब कह सुनाया जो गांव वाले उसकी पीठ पीछे बोल रहे थे। ललन, आज चौपाल पर जो बातें मैंने सुनी मां, उसने मेरा सिर झुका दिया। लोग कहते हैं कि मैंने सपनों में जीते हुए तुझे जापान भेजा और बदले में बेरोजगारी का बोझ ले आया। वे हंसते हैं कि पढ़ाई के नाम पर तू सिर्फ घूम कर आया और अब न काम है न योजना। और सच कहूं तो इन तानों से ज्यादा मुझे यह डर खा रहा है कि कहीं वे सही न निकल जाए। फादर जी, आप गांव वालों की बातों को इतना दिल पर मत लीजिए, क्योंकि उनका नजरिया सिर्फ हल जोतने और वही पुराने रास्ते देखने तक सीमित है, जबकि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो इस गांव ने पहले कभी न देखा हो। और अगर आप सच में मेरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ सुशी का ठेला लगाना चाहता हूं।
सुशी का ठेला? ललन, तू जानता भी है कि यह गांव है, यहाँ लोग रोटी सब्जी और चाय से आगे सोचते भी नहीं, और तू जापान की चीजें यहाँ बेचना चाहता है। ऊपर से हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं कि कोई नया प्रयोग कर सकें। फिर यह सपना कैसे पूरा होगा, यह सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। यही तो समस्या है फादर जी, हम पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर लोग चिकन पकौड़ा और चाउमीन अपना सकते हैं तो एक दिन सुशी भी अपनाएंगे। बस शुरुआत मुश्किल होती है, और हाँ, मानता हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इच्छा और आत्मविश्वास आज भी उतना ही जिंदा है। भैया, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि बड़े सपनों के लिए छोटे त्याग करने पड़ते हैं, और मैंने अपनी मजदूरी और थोड़ी थोड़ी बचत से कुछ पैसे जमा किए हैं। यह बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर इससे आपके सुशी ठेले की शुरुआत हो सकती है तो मैं चाहता हूं कि आप यह पैसे ले लें, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप कुछ अलग जरूर करेंगे। बतरू, तू शायद नहीं जानता कि तू आज मेरे लिए क्या कर रहा है। ये पैसे सिर्फ नोट नहीं है, बल्कि वह विश्वास है जो मुझे फिर से खड़ा होने की ताकत दे रहे हैं। और मैं वादा करता हूं कि तेरी यह मेहनत और भरोसा मैं कभी जाया नहीं जाने दूंगा। अगर दो भाइयों का भरोसा और मेहनत एक साथ खड़ी हो जाए तो शायद गांव की हंसी एक दिन हैरानी में बदल सकती है। और अगर तू सच में तैयार है तो मैं भी तेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। फादर जी, आज अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि यह सुशी का ठेला सिर्फ एक दुकान नहीं होगा, बल्कि मेरी पहचान, मेरी पढ़ाई की अधूरी सच्चाई और गांव वालों को दिया गया मेरा जवाब होगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब वही लोग मेरे सामने खड़े हों तो उन्हें एहसास हो कि मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन किसी के सपने की जड़ समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं अब भी डरा हुआ हूं ललन, लेकिन यह डर पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे तेरी आंखों में वह खालीपन नहीं, बल्कि जिद और योजना दिखाई दे रही है। और शायद यही वह फर्क है जो एक भटकते लड़के और कुछ करने के ठान चुके इंसान में होता है। इसलिए अगर तू इस रास्ते पर चलेगा तो मैं पीछे खड़ा रहूंगा, भले ही दुनिया सामने से पत्थर फेंके। भैया, गांव वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जब आपका ठेला खुलेगा तो सबसे पहले मैं ही वहां खड़ा रहूंगा, चाहे ग्राहक आए या ना आए, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरुआत में भीड़ नहीं, हौसला चाहिए होता है। और अगर आप डगमगाएंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपने जापान सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया देखने की आदत सीखने के लिए देखा था। कल सुबह ही हम बाजार चलेंगे, ठेले के लिए लकड़ी, चाकू, चूल्हा और जरूरी सामान देखेंगे। और अगर कोई पूछे कि यह सब किस लिए है तो हम सिर उठाकर कहेंगे कि गांव में कुछ नया शुरू होने जा रहा है, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि मेरा बेटा दूसरों की हंसी का कारण बने, बल्कि उनकी चर्चा का विषय बने। और फादर जी, जब पहला ग्राहक आएगा, चाहे वह सिर्फ देखने के लिए ही क्यों ना रुके, मैं उसे ऐसे समझाऊंगा कि सुशी कोई डरने वाली चीज नहीं, बल्कि स्वाद और सफाई की कहानी है। और अगर एक भी इंसान ने खुले मन से इसे अपनाया तो समझ लीजिए कि यह गांव धीरे धीरे बदलने की शुरुआत कर चुका होगा। बटरू ने जब अपनी फटी हुई जेब से वे मुड़े तोड़े नोट निकालकर ललन की हथेली पर रखे तो उन कागजों में सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक छोटे भाई का अटूट विश्वास और उन मासूम सपनों की महक थी जो उसने खेतों में मजदूरी करते हुए सिर्फ इसलिए संजोए थे ताकि उसका बड़ा भाई दुनिया के सामने दोबारा सिर उठाकर खड़ा हो सके। अरे लल्लन, ये तो सुबह सुबह ठेले पर क्या सजा कर खड़ा हो गया है। न इसमें तेल की खुशबू है, न मसालों की महक, न तवे की आवाज। ऊपर से ये कच्ची सी दिखने वाली चीजें देखकर लग रहा है जैसे तू गांव वालों को खाना नहीं, बल्कि कोई अजूबा दिखाने आ गया हो। साफ साफ बता, ये आखिर है क्या? क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसे खाया जाता है या देखा जाता है। चाचा, यह सुशी है जिसे मैं जापान में देखकर, समझकर और छककर आया हूं। इसमें मछली, चावल और सब्जियां बहुत साफ तरीके से तैयार की जाती हैं। और यह बात मैं मानता हूं कि यह हमारे गांव के खाने से अलग है, लेकिन अलग होने का मतलब गलत होना नहीं होता, क्योंकि दुनिया में हर जगह का खाना वहां के लोगों की सोच और संस्कृति को दिखाता है। अरे भाई, ये तो मछली को पकाए बिना सीधे खिला रहा है। हमें तो देखकर ही जी मिचला रहा है। हमारे यहाँ तो मछली तब मछली लगती है जब वह मसाले में डूबी हो, आग पर चढ़ी हो और उसकी खुशबू दूर तक जाए। यह सुशी फुशी हमसे नहीं खाई जाएगी। तू अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहा है। आप लोग जिसे बर्बादी समझ रहे हैं, मैं उसे सीख
और अनुभव मान रहा हूं, क्योंकि जब कोई इंसान नई चीज सीख कर अपने गांव लौटता है तो उसका फर्ज होता है कि वह वही दोहराए जो सब करते आए हैं, या फिर कुछ अलग करके दिखाए। और मैंने अलग रास्ता चुना है, भले ही आज आप सब हंस रहे हों। ललन, तेरे पिता पंकज बड़े बड़े सपने दिखाते थे कि जापान से लौटकर तू गांव का नाम रोशन करेगा, लेकिन हमें तो लग रहा है कि तू वहां पढ़ाई छोड़कर बस खाना और कार्टून देखकर लौटा है, और अब इस ठेले से पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रहा है। अगर इज्जत वही होती जो सबकी नजर में सही लगे, तो कोई भी नया काम करने वाला इंसान कभी आगे न बढ़ पाता। और जहां तक पढ़ाई की बात है, तो किताबों से ज्यादा मैंने लोगों को, उनके काम को और उनके खाने को समझा है, और वही समझ आज इस ठेले पर दिखाई दे रही है। चल मान लिया तू समझदार बन गया, लेकिन बता, कौन सा गांव वाला अपना पैसा देकर कच्ची मछली खाएगा? यहां तो लोग चाय में चीनी कम हो जाए तो झगड़ा कर लेते हैं, तेरी ये सुशी तो दूर की बात है। अच्छा होगा जल्दी ही ये ठेला समेट ले। मैं ठेला आज नहीं समेटूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मजाक उड़ाने वाले ही सबसे पहले जिज्ञासा में आकर पूछते हैं, फिर चखते हैं, और फिर वही कहते हैं कि इसमें कुछ तो अलग है। इसीलिए चाहे आज कोई खरीदे या न खरीदे, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। देखते हैं ललन, तेरी यह जिद गांव की सोच बदलती है या तुझे ही तोड़ देती है, क्योंकि यहाँ लोग पहले हंसते हैं फिर भूल जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस बार लोग हंसने के बाद भूलें नहीं, बल्कि याद रखें कि एक दिन गांव में सुशी का ठेला भी लगा था, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। लल्लन, तू इतना भरोसा कैसे कर रहा है अपनी इस सुशी पर? हमें तो लग रहा है कि तू बस जिद में आकर खड़ा है, क्योंकि यहाँ के लोग सालों से वही खाते आए हैं जो उनके बाप दादा खाते थे, और अचानक कोई जापान से लौटा लड़का आकर अगर कहे कि यह कच्ची मछली और चावल का रोल खाओ, तो मजाक उड़ना तो तय है। भरोसा मुझे सुशी पर नहीं, अपने फैसले पर है, क्योंकि अगर इंसान हर बार ये सोचकर पीछे हट जाए कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर वह कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। और मैं यह भी जानता हूं कि आज आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन कल यही हंसी जिज्ञासा में बदलेगी, और वही जिज्ञासा बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। अच्छा मान लिया, जिज्ञासा हो भी गई, पर पैसा कौन लगाएगा? क्योंकि यहां लोग 10 रुपए की चाय में मोल भाव करते हैं, और तू तो विदेशी नाम लेकर बैठा है, सुशी सुशी बोलकर। हमें तो डर है कि कहीं तू अपने पिता के भरोसे को भी ऐसे ही कच्चे सपनों में न लपेट दे। चाचा, भरोसा तभी टूटता है जब आदमी कोशिश ही न करे। और मैंने यह ठेला किसी दिखावे के लिए नहीं लगाया है, बल्कि इसलिए लगाया है ताकि मैं अपने तरीके से कुछ कर सकूं। चाहे शुरुआत में नुकसान हो, ताने मिलें या खाली प्लेटें बचें, लेकिन कम से कम यह तसल्ली रहेगी कि मैंने डरकर कदम पीछे नहीं खींचा। तो फिर सुन ले लल्लन, आज अगर शाम तक तेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया, तो समझ लेना कि गांव अभी तेरे जापान वाले सपने के लिए तैयार नहीं है, और तब देखेंगे कि तेरी यह हिम्मत कितनी देर टिकती है। अगर आज कोई ग्राहक नहीं भी आया, तो भी मैं इसे हार नहीं मानूंगा, क्योंकि हर नया काम पहले दिन नहीं चलता। और मुझे यह भी पता है कि गांव की सोच धीरे बदलती है, अचानक नहीं। इसलिए मैं हर दिन यही खड़ा रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, और वही बेचूंगा जिस पर मुझे भरोसा है। वैसे लल्लन, तू इतना आत्मविश्वास कहां से लाया है? क्योंकि कल तक तो तू शहरों और देशों की बातें करता था, और आज यहां धूप में खड़ा होकर मजाक सुन रहा है। फिर भी तेरे चेहरे पर डर नहीं दिख रहा। आत्मविश्वास मुझे वहां से मिला है जहां मैं अकेला था। भाषा अलग थी, लोग अलग थे, और मुझे हर दिन खुद को साबित करना पड़ता था। इसलिए आज अगर अपने ही गांव में लोग सवाल कर रहे हैं, तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, बल्कि लग रहा है कि यही परीक्षा है जिसे पास करना मेरे लिए जरूरी है। चल ललन, देखते हैं तेरा ये ठेला गांव की किस्मत बदलता है या तेरी। लेकिन इतना तय है कि आज सुबह से तूने हमें बातें करने का नया मसाला जरूर दे दिया है। और बस इतना ही काफी है, क्योंकि जिस दिन लोग बात करना बंद कर देते हैं, उस दिन समझ लेना चाहिए कि कहानी खत्म हो गई। और मैं चाहता हूं कि यह कहानी अभी बहुत दूर तक जाए। भले ही दिन भर की थकान ने ललन के कंधों को थोड़ा झुका दिया था, और खाली पड़ी प्लेटें उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई वह छोटी सी लौ अभी बुझी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि इतिहास वही लोग रचते हैं जो अपमान के पत्थरों को जोड़कर अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना
बखूबी जानते हैं। ललन, आज पूरा दिन मैंने दूर से सब देखा, लोगों की हंसी, ताने, सवाल और तेरे चेहरे पर जमी हुई जिद। लेकिन जब शाम ढली और एक भी प्लेट नहीं बिकी, तब मुझे लगा कि शायद मैंने ही गलती की, क्योंकि बाप होने के नाते मैंने तुझे बड़े सपने दिखाए, पर यह नहीं बताया कि गांव की सोच बदलने में सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि बहुत धैर्य और सहन शक्ति भी लगती है। पिताजी, मुझे पता था कि आज ऐसा ही होगा, क्योंकि नया काम पहले दिन नहीं चलता। लेकिन सच कहूं तो जब आखिरी ग्राहक भी मजाक उड़ाकर चला गया, तब दिल के किसी कोने में यह सवाल जरूर उठा कि क्या मैं सच में बेवकूफ हूं जो जापान से सीखकर यहां कुछ अलग करने चला आया, या फिर यही रास्ता है जो मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाएगा। भैया, आज जब लोग आपको देख देख कर हंस रहे थे तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे दिए हुए पैसे डूब न जाए, क्योंकि मेरे लिए वह रकम छोटी नहीं थी। फिर भी मैं यह मानता हूँ कि अगर आज एक भी प्लेट नहीं बिकी तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं बिकेगी। बटरू, तू छोटा होकर भी बड़ी बात कह रहा है, क्योंकि असली समझ वही होती है जो नुकसान देखकर भागे नहीं बल्कि हालात को पढ़कर अगला कदम सोचे। और ललन, मैं ये नहीं चाहता कि तू सिर्फ मेरी बातों या गांव वालों को गलत साबित करने के लिए यह ठेला चलाए, बल्कि इसलिए चलाए कि तुझे खुद लगे कि यही तेरा रास्ता है। पिताजी, अगर मुझे खुद पर भरोसा न होता तो मैं आज सुबह ठेला लगाता ही नहीं। और यह भी सच है कि आज की नाकामी ने मुझे थोड़ा हिला दिया है, लेकिन तोड़ा नहीं है, क्योंकि जापान में मैंने सीखा था कि लोग पहले अजीब चीज से डरते हैं, फिर उसे समझते हैं और आखिर में वही चीज अपनाते हैं। भैया, कल अगर कोई फिर से मजाक उड़ाए तो आप चुप मत रहना, बल्कि उन्हें शांति से समझाना कि सुशी क्या है, कैसे बनती है और क्यों पूरी दुनिया में लोग इसे खाते हैं। क्योंकि हो सकता है आज वे हंसें, लेकिन उनके बच्चों को नई चीज में दिलचस्पी हो जाए। ललन, मैं आज यह साफ कहना चाहता हूं कि अगर तू कल ठेला न भी लगाए तो मैं तुझे नाकाम नहीं मानूंगा, क्योंकि बेटा होने का मतलब सिर्फ सफल होना नहीं बल्कि कोशिश करना भी होता है। और बाप होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुझे गिरने के डर से रोकूं नहीं बल्कि उठने की ताकत दूं। नहीं पिताजी, मैं कल भी ठेला लगाऊंगा, चाहे एक प्लेट भी ना बिके, क्योंकि अगर मैं आज डर गया तो जीवन भर यही सोचता रहूंगा कि काश मैंने थोड़ा और समय दिया होता। और मैं नहीं चाहता कि मेरी कहानी डर पर खत्म हो, बल्कि संघर्ष से आगे बढ़े। तो तय रहा भैया, कल सुबह मैं भी आपके साथ ठेले पर रहूंगा, चाहे ग्राहक आए या न आए, क्योंकि जब तक परिवार साथ खड़ा हो तब तक बाहर की दुनिया की हंसी उतनी भारी नहीं लगती। अगली सुबह ललन ने वही ठेला गांव की चौपाल की बजाय शहर के पास वाली सड़क पर लगाया, जहां कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां मोबाइल पर एनीमे देखते हुए चलते युवा और नए स्वाद खोजने वाले लोग आते जाते रहते थे। और इस बार ललन के मन में डर से ज्यादा यह उत्सुकता थी कि शायद यहाँ उसकी मेहनत और जापान से सीखी हुई चीज को समझने वाले लोग मिल जाए। भाई, यह सुशी वही वाली है जो हम इंटरनेट पर देखते हैं, और मैं पहली बार किसी ठेले से सुशी ट्राई करने वाला हूं, इसलिए जरा बता देना कि इसे खाना कैसे है। हाँ दोस्त, यही वही सुशी है जिसे दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, और इसे खाने का तरीका भी उतना ही आसान है जितना अपने पसंदीदा पकौड़े खाना। बस फर्क इतना है कि इसमें स्वाद हल्का होता है ताकि मछली, चावल और सॉस का असली मजा एक साथ महसूस हो। इसलिए पहले एक पीस ट्राई करो और फिर खुद फैसला करना। शहर के कॉलेज से लौटने वाले लड़के लड़कियों के झुंड ने जब पहली बार ठिठक कर ललन के ठेले को देखा तो उनकी आधुनिक सोच ने उस नए स्वाद को तुरंत अपना लिया। अरे सच में, मैंने सोचा था कि यह अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही पहला पीस मुंह में गया तो समझ आया कि लोग इसे इतना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि यह ना तो बहुत भारी है और ना ही तेल से भरा हुआ, और इसका टेस्ट काफी फ्रेश लग रहा है जो आम ठेले के खाने से बिल्कुल अलग है। भाई, तू मजाक नहीं कर रहा, ये तो वाकई कमाल है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सुशी किसी बड़े रेस्टोरेंट की नहीं बल्कि सड़क के ठेले की है, क्योंकि अगर तू इसे ऐसे ही बनाएगा तो यहाँ रोज भीड़ लग सकती है, खासकर हमारे जैसे लोग जो हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। आप लोगों की यही बात सुनने के लिए मैं यहाँ आया था, क्योंकि जब कोई नया काम शुरू करता है तो सबसे पहले उसे वही लोग समझते हैं जो खुले दिमाग से चीजों को अपनाते हैं। और आज अगर आपको ये पसंद आ रही है तो मुझे लग रहा है कि
शायद मेरा फैसला पूरी तरह गलत नहीं था। गलत तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप तो सही जगह आ गए हो, क्योंकि गांव में लोग भले न समझें, लेकिन शहर के पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो नया स्वाद ढूंढते रहते हैं। और मैं तो अभी अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाने वाली हूँ ताकि वे भी यह सुशी ट्राई कर सकें। और देखते ही देखते वह ठेला उनके लिए रोज का अड्डा बन गया। ललन की सुशी अब सिर्फ एक विदेशी डिश नहीं थी, बल्कि गांव की ऊब और पुरानी सोच के बीच एक ताजा और जायकेदार क्रांति बन चुकी थी, जिसने युवाओं के दिलों में अपनी जगह पक्की कर ली थी। वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि वह छोटा सा ठेला अब शहर की एक आलीशान दुकान और गांव की प्रगति की मिसाल बन चुका था, जहां वही गांव वाले जो कभी ललन का मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से अपनी मेहमानों को वहां ले जाते थे। ललन ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो और परिवार का साथ हो, तो जापान का सपना गांव की मिट्टी में भी उतनी ही खूबसूरती से फल फूल सकता है, जितनी कि दुनिया के किसी भी बड़े शहर में